कर लेते हैं। तो हमने लास्ट क्लास के अंदर सपोज कोई वेक्टर हमको ऐसे दिया हुआ है, ए वेक्टर इज, ठीक है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अगर एक वेक्टर हमको आई कैप जे कैप के फॉर्म में दिया है, ये जो है जो इसके साथ में लगा होता है आई कैप के साथ में, इसको बोलते हैं एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। और ये जो होता है जो कि इसके साथ में लगा होता है जे कैप के साथ में, इसको बोलते हैं वाई कंपोनेंट। सर डायरेक्ट कंटिन्यूशन है ना लास्ट क्लास का? हाँ हाँ, यस यस यस। टॉपिक है तो ना? थोड़ा सा अपने रिकैप कर लेते हैं। ओके, अगर इस चीज को मुझे अब ग्राफिकली अभी रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करते हैं? ये हमारे पास में एक्स एक्सिस होता है, ये हमारे पास वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग हमारा यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, और वाई एक्सिस के अलोंग हमारे पास में होता है जे कैप। ठीक है, एक्स आई कैप मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, एक्स, और कहाँ की तरफ जा रहा है वो, आई कैप में। तो ये लो, एक वेक्टर यहां से गया और यहाँ पे आ गया, इसका लेंथ तो हो गया एक्स, और ये कहाँ की तरफ गया है, मतलब आई कैप डायरेक्शन में गया है ना। तो अगर इसको अपने वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, एक्स आई कैप। फिर मुझे एडिशन करना है वाई जे कैप, वाई में यहाँ की तरफ गया, ये जो मेरे पास में है डायरेक्शन, इसको मैं बोलता हूँ अपना जे कैप, पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलाउंग, और इसका मैग्नीट्यूड सपोज मैंने ले लिया वाई। अब इस वेक्टर और इस वेक्टर का अगर मैं एडिशन करूंगा ट्राइंगल लॉ से, तो इन दोनों का एडिशन कौन सी लाइन आनी चाहिए, ये वाला। तो ये जो वेक्टर है ये हमारे पास में क्या बन गया है, वेक्टर ए, दैट इज एक्स आई कैप। ये हो गया ना, ये इसका मैग्नीट्यूड, और ये मैंने लगा दिया यूनिट वेक्टर। तो पहले यहां से यहां गए, इस वेक्टर के लास्ट पॉइंट पे सेकंड वाले वेक्टर का इनिशियल पॉइंट लगाया, उसको रिप्रेजेंट किया, और इन दोनों को जब ज्वाइन कर दूंगा तो ये जो वेक्टर मेरा क्या बन गया, रिजल्टेंट बन गया ना। यस सर। आई कैप और जे कैप, इसके बीच में एंगल कितना आ गया, 90। और जब दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है तो उनका रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, √x² + y²। स्क्वायर प्लस वाई। या फिर सिंपली कह सकते हैं कि ये तो हाइपोटेन्यूज बन गया। ठीक है, तो अब अगर मैं लिखना चाहूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड अगर मुझे निकालना है तो मैं कैसे लिख सकता हूं कि रूट क्या बन जाएगा, x² + y²। ये तो बन गया हमारे पास में मैग्नीट्यूड। अब मुझे क्या चाहिए, इसका डायरेक्शन, तो इसको बोलते हैं डायरेक्शन। ये एंगल, सपोज ये एंगल अगर मेरे पास में अल्फा है, तो इस वाले ट्राइंगल के अंदर ये क्या बन जाएगा, tan अल्फा। बताओ, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल अल्फा है, ये y/x। y बाई। तो हमारे पास में एंगल भी आ गया और हमारे पास मैग्नीट्यूड भी आ गया। तो किसी भी वेक्टर को हम मतलब ऐसे रिप्रेजेंट करते थे ना, ए वेक्टर इज, ये उसका मैग्नीट्यूड और ये उसका एंगल। इसको अल्फा बोल दो, यहाँ पे हमने अल्फा बोला हुआ है ना। तो ये हमारा लेक्चर 4 का क्वेश्चन नंबर 5 था, जिसके अंदर हमने ये चीजें की थी। जैसे एक दो क्वेश्चन करते हैं। सपोज एक वेक्टर है ए, ये हमको दिया हुआ है 2i कैप + 2√3j कैप, एक वेक्टर। इस वेक्टर का बताओ मैग्नीट्यूड कितना है, अगर निकालना है स्क्रीन थोड़ा ब्लर है, क्या लिखा है सर? मैग्नीट्यूड 4 है। स्क्रीन ब्लर हो रहा है, रुको थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ। एक वेक्टर है ए, 2i कैप + 2√3j कैप, ये एक वेक्टर है। सर मैग्नीट्यूड 4 हो गया। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन, तो पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करना होता है, रूट आंसर 4। 2 का स्क्वायर + 2√3 का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, √16। 4 प्लस ये कितना बन जाएगा 12, तो कितना बन जाएगा 4। ठीक है, अब इस वेक्टर को आपने बनाते हैं। ठीक है, अगर इस वेक्टर को अगर अपने बनाएंगे,
ये कुछ ऐसा बनेगा। देखो इसका आई कंपोनेंट भी कैसा है पॉजिटिव, और ये भी कैसा है पॉजिटिव, तो यहाँ पे आएगा वेक्टर। देखो ना ये कितना बन गया 2, और ये कितना बन जाएगा 2√3। तो ये जो रिजल्टेंट आ गया इसका मैग्नीट्यूड तो 4 हो गया। अब और ये जो एंगल है ये कितना बन गया, ये है 2√3, ये है 2, तो कितना आएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री। तो इसी वेक्टर को मैं ऐसे लिखूंगा कि एक वेक्टर है ए, तो इसको लिखूंगा 4 60 डिग्री, बस। फाइन भैया, हमने स्टार्टिंग का जो हमारा लेक्चर 1 था, लेक्चर 1 के अंदर ऐसे लिखे थे ना, मैग्नीट्यूड लिखा था और उसका डायरेक्शन लिखा था। फाइन, यस सर। चलो अब मुझे एक और करके बताओ। एक वेक्टर है ए, ठीक है, ये है आई कैप माइनस आई कैप प्लस जे कैप। बताओ इसको, ये इसका एंगल बताओ, इसका मैग्नीट्यूड बताओ। पहले इसको और नोट डाउन करो और फिर ये वाला क्वेश्चन के अंदर बताओ क्या होगा। सर मैग्नीट्यूड √2 हो गया। सर हाँ। डायरेक्शन 45 डिग्री। हाँ सर 45 डिग्री आ रहा क्या आ रहा है? सर नहीं, एक मिनट, वो नहीं, सर। उल्टी तरफ है। है सर। इक्वल होगा ना दोनों साइड्स। डिग्री होना चाहिए। हाँ तो 135 डिग्री। 135 डिग्री सर। यस भाई, देखो सर कैसे दोनों हम इक्वल हम इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये वेक्टर पहले देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। इसका आई कंपोनेंट कैसा है नेगेटिव, और जो अपना जे कंपोनेंट है पॉजिटिव, मतलब कि वेक्टर मेरा यहाँ आएगा। ये तो हो गया इसका नेगेटिव 1, ठीक है, और एक 1 यहाँ पर, इन दोनों का एडिशन आएगा ये वाला। तो ये है हमारे पास में वेक्टर ए, ठीक है ना। अब अगर देखोगे तो यहाँ का एंगल 45 आया ना तुम्हारे पास में, लेकिन जब मैं रिप्रेजेंट करता हूं तो कैसे करता हूं, तो मैं तो ऐसे लिखूंगा ना कि वेक्टर ए जो है 1 1, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया √2, ये तो √2। इसका एंगल किस साथ में बताते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। पॉजिटिव। तो ये जो एंगल है ये कितना बन गया है 135 डिग्री। तो ऐसे लिखूंगा भाई। अगर तुम 45 डिग्री लिखोगे मतलब तुम्हारा वेक्टर यहाँ पे आ गया ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो एक्स कंपोनेंट भी पॉजिटिव होना चाहिए और वाई कंपोनेंट भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमको इन चीजों का ध्यान रखना है कि कौन सी चीज पॉजिटिव है, कौन सा कंपोनेंट पॉजिटिव है, कौन सा कंपोनेंट हमारे पास में नेगेटिव है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या बनता है मेरे पास में पॉजिटिव पॉजिटिव, इसमें क्या आता है नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव, यहाँ पर थर्ड में नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव। तो हमको जब भी हम कंपोनेंट की फॉर्म में उनको लिखेंगे तो हमको इन चीजों का ध्यान रखना है कि हमारा वेक्टर जो है वो कहाँ बन रहा है और कैसे बन रहा है, ठीक है। यस। यस और देखो एक होता है एडिशन, जैसे तुमको दे दिया है कि 7 + 3, ये हमारे पास में होता है 10। अब तक हम सारे क्वेश्चन ऐसे कर रहे थे कि हमको 2 वेक्टर दिए हुए थे, एक वेक्टर ये दिया हुआ है, एक वेक्टर ये दिया हुआ है, इन दोनों का एडिशन करके हम एक आउटपुट लेके आएंगे। तो अगर सारे वेक्टर को एडिशन करूंगा तो मेरे पास में एक ही आंसर आना चाहिए सबका एडिशन, तो राइट। जैसे 7 + 3 है, ये मेरे पास में 10 हो गया।
लेकिन अगर मैं इसका रिवर्स करूं, तुम्हारे पास में लिखा हुआ है 10, इसको 2 पार्ट में ब्रेक करो, कैसे कर सकते हो? सर बहुत तरीके होंगे। कर सकते हैं There are infinite तरीकों से। so many method ना, 1 + 9, 2 + 8, 3 + 7, ऐसे ऐसे हमारे पास में इनफाइनाइट मेथड्स हैं, है ना। तो हम एक ऐसा मेथड फाइंड आउट करेंगे जो कि हमारे लिए सबसे यूजफुल है, ठीक है। तो जैसे तुमको एक चीज बताई गई थी कि हमारे जो x और y एक्सिस होते हैं वो 90 डिग्री पे क्यों होते हैं, बताओ उसका रीजन क्या था? सर क्योंकि उनकी तो वैल्यू ताकि Because they x are का independent. कंपोनेंट अगर चेंज हो तो y और बाद के कंपोनेंट्स चेंज ना हो। क्योंकि x और y जो कंपोनेंट, x और y एक्सिस जो है वो इंडिपेंडेंट एक्सिस है। अगर x के अंदर कुछ हो रहा है तो y को उससे फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, राइट। जैसे सपोज तो तुम्हारा मतलब IIT एग्जाम होता है, जेई का एग्जाम है ना। तो जेई के एग्जाम के अंदर जेई ने पूरा सिलेबस तुमको दे दिया कि ये चैप्टर ये चैप्टर ये चैप्टर आने वाले हैं, तुमको करने हैं। उसके बाद में हम लोगों ने सेग्रीगेशन किया कि ये फिजिक्स, ये केमिस्ट्री, ये मैथ, 3 इंडिपेंडेंट पाथ के अंदर हमने उसको कर लिया, ताकि अगर तुम्हारा मतलब कि मान लो फिजिक्स का सिलेबस कंटिन्यूसली चल रहा है तो केमिस्ट्री को उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं कि जब भी कंपोनेंट करेंगे, मतलब जब भी चीजों को सेग्रीगेट करेंगे, तो जितना इंडिपेंडेंट हो सके उतना इंडिपेंडेंट करेंगे। तभी तो मतलब कि है ना 11th क्लास के बच्चों को अलग बिठाते हैं, 12th क्लास के बच्चों को अलग बिठाते हैं, क्यों? ताकि इंडिपेंडेंट चीजें रहे ना, उनका सिलेबस अलग चलता रहे, इनका अलग चलता रहे। तो इसलिए हम जो करते हैं ना, हम बोलते हैं कि कंपोनेंट जब करते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर जब भी करेंगे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि एक जो हमारे पास में वेक्टर है उसको 2 वेक्टर के फॉर्म में लिखा, मैंने लिखा a1 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर। एक वेक्टर को हमने 2 वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया, सच दैट a1 and a2 are independent। A1 और A2 अगर इंडिपेंडेंट हैं तो बताओ A1 और A2 के बीच में एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, राइट। तो 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये तुम्हारे पास में कब होगा? when A1 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू A2 वेक्टर। तो कुछ ऐसा कि एक ये है, एक तुम्हारे पास में ये है, ठीक है। तो ये हमारे पास में, तो इसको हमने बोल दिया x एक्सिस, इसको हमने बोल दिया y एक्सिस, ठीक है। और अगर कंपोनेंट कर रहा हूं तो इसीलिए ये जो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्यों बोला, स्क्वायर क्यों नहीं बोला? हाँ भाई, उनकी लेंथ डिफरेंट होती है ना। इक्वल थोड़ी ना है उनकी लेंथ। भाई कंपलसरी थोड़ी ना है कि उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। हाँ, लेकिन मुझे पता है कि अगर एंगल 90 डिग्री है तो हमेशा ही क्या बनेगा, रेक्टेंगल तो बनेगा ही। every square is a rectangle but every rectangle is not always square ना। तो इसलिए जो हमारे ये कंपोनेंट्स होते हैं, जो x और y एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट करते हैं, उनको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर सर तो ऐसे में जो हमारे रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो हमेशा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही रहेगा ना, क्योंकि 90 डिग्री है। यस, तो तुम अच्छी बात है ना, हमारी कैलकुलेशन आसान हो गई। यस सर, है ना। सर हाँ सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर ये इंडिपेंडेंट कंपोनेंट का दूसरा नाम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है ना? हाँ, मतलब इंडिपेंडेंट कंपोनेंट, जो तुम ये कह दो, जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। दोनों के नाम अलग अलग नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तुम बोलते हो यो कंपोनेंट्स तो कुछ भी हो सकते हैं ना, लेकिन अगर तुमने अपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट किए तो वो दोनों कंपोनेंट कैसे रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहे।
सर तो हर इंडिपेंडेंट कंपोनेंट रेक्टेंगुलर नहीं होता ना? हर इंडिपेंडेंट कंपोनेंट, अगर सपोज तुम्हारे पास में एक ही है यार, मतलब उसका एक ही कंपोनेंट है, तुमको बोला कि ए मैन इज गोइंग अलोंग ईस्ट, तो उसको साउथ से कोई मतलब नहीं है, अप डाउन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसके पास है ही नहीं, उसके पास एक ही कंपोनेंट है। तो जरूरी थोड़ी ना कि हर वेक्टर के दो कंपोनेंट हो ही, लेकिन अगर दो परपेंडिकुलर हुए तो दोनों इंडिपेंडेंट होंगे, है ना। तो वी आर मोर इंटरेस्टेड इन माई इंडिपेंडेंट, हमको इंडिपेंडेंट चाहिए, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो या ना हो, लेकिन मुझे पता है कि रेक्टेंगुलर वाले तो इंडिपेंडेंट होते ही हैं, उसके अलावा और कोई भी हो सकते हैं। फाइन। तो जैसे अब हम कंपोनेंट अगर करें तो सपोज तुमको, अब हमने इसको उल्टा करेंगे, हमको एक ये दिया हुआ है, वेक्टर दिया हुआ है, सपोज इसका मैग्नीट्यूड है a और इसका एंगल दिया हुआ है थीटा। पहले हम क्या कर रहे थे, हमको आई कैप जे कैप में दिए हुए थे और हमने उसको इस फॉर्म में लिखा था जो हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया था। अभी उसका रिवर्स करेंगे। तो अगर मुझे ये दिया हुआ है तो इसको मैं ग्राफिकली कैसे दिखाऊं मैं, तो बोलूंगा ये आई कैप ये जे कैप, एक वेक्टर है ये, इसका मैग्नीट्यूड कितना है a और इसका एंगल कितना बन रहा है थीटा। तो बताओ अगर मुझे ये वेक्टर बनाना है और मुझे दो वेक्टर चाहिए, तो मैं ये वेक्टर कैसे बनाऊंगा, पहले एक वेक्टर मैंने यहां से स्टार्ट किया ऐसे ये, और फिर एक ये, इसको मैंने बोल दिया x, इसको मैंने बोल दिया y, इसके सामने आई कैप लगा दिया, इसके सामने क्या लगा दिया जे कैप। तो ये लो, क्या अब मैं लिख सकता हूं कि x आई कैप प्लस y जे कैप मेरे पास में क्या बन जाएगा? यस सर, यस ये कॉमन थीटा ही बनेगा। यस। तो a वेक्टर इज x आई कैप प्लस y जे कैप। ठीक है, क्या ट्राइंगल लॉ से अब मेरे को निकालना है x और y का लेंथ क्या होगा ना, मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे। तो एक हमने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया सर साइन थीटा कॉस थीटा ले लेंगे। यस, ये एंगल थीटा है, ये मेरे पास में x, ये मेरे पास में y और ये मेरे पास में a। बताओ इस वाले ट्राइंगल में क्या बन जाएगा, x बाई a क्या है, cos x क्या है theta कॉस थीटा। बेस cos, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या बन जाएगी a a cos theta cos थीटा। और वैसे ही अगर अपने सिमिलरली करूंगा तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी a, सर ए साइन थीटा। sin theta हाँ। तो मेरे जो कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं a cos थीटा आई कैप प्लस a sin थीटा जे कैप। जिस लाइन के साथ में एंगल बनता है, ठीक है, जिस लाइन के साथ में एंगल बनता है वहां पे कौन सा कंपोनेंट आता है cos, cos यस सर। और जो लाइन उसके परपेंडिकुलर होती है वहां पे क्या आता है साइन। तो हमको ऐसे याद रखना है, ठीक है। इसको इसके अलग अलग अपने रिप्रेजेंटेशन है, इसको ये भी लिखते हैं ax मतलब कि x कंपोनेंट ऑफ a, इसको ये भी लिखते हैं ay मतलब कि y कंपोनेंट ऑफ a। a वो अपनी मर्जी है, उसको xy लिखो ax ay, मतलब नोटिफिकेशन है वो, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। फाइन, लिखो। Yes, sir. चलो फिर इसका एग्जांपल करते हैं फिर। सर हो गया। सर अब 2 तो मिनट हो गया। कर सकते हो क्या सर? आपने ट्रिग्नोमेट्री से आपने निकाला, फिर हम लोग उसे आई कैप रिप्रेजेंट, उसका यूनिट आई कैप होगा ना? यूनिट नहीं है, डायरेक्शन है, डायरेक्शन। वही डायरेक्शन। कोई भी वेक्टर कैसे बनता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है और साथ में क्या होता है यूनिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है वेक्टर का लेंथ, तो ये जो है लेंथ वो क्या है x, और x की वैल्यू क्या आ गई a cos थीटा। तो ये तो बन गया बस मैग्नीट्यूड। वैल्यूज रिप्लेस करी ना? हाँ हाँ, वैल्यूज रिप्लेस किए बस मैंने, और कुछ नहीं किया। ओके सर। क्योंकि हमारे आंसर में क्या आना चाहिए, या तो आना चाहिए a या फिर आना चाहिए थीटा। हम वो कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमको आई कैप जे कैप दिए हुए थे और हमने इस फॉर्म में लिखा था ना, मैग्नीट्यूड और एंगल के फॉर्म में। अब हमको क्या दिया हुआ है, हमको ये दिया हुआ है मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, हमको एंगल दिया हुआ है।
हम किसके फॉर्म में लिख रहे हैं? आई कैप जे कैप के फॉर्म में। हाँ आप एक बार हाई भेज सकते हैं चैट में? क्या हाई भेज सकते हैं हाई चैट? यार मैं आवाज सही नहीं आ रही तुम्हारी, फिर से बोलो। सर वो कह रहा है चैट में हाई भेज दीजिए। क्यों, क्या हुआ? लॉक करना है क्या? सर तभी हम आपसे प्राइवेटली मैसेज कर पाएंगे ना। अच्छा अच्छा, हाँ सर। ठीक ठीक ठीक। आ गया। हाँ Yes, sir. और सुनो सुनो, जो भी क्वेश्चन पूछना हो ना वो सीधा अपना माइक ऑन करके पूछ लो, क्योंकि चैट के अंदर तो आपको देखना पड़ेगा मेरे को फिर, बिल्कुल सर। है ना? हाँ चलो देखो, जैसे इसके और एग्जांपल करते हैं अब ऐसा नहीं कि हमेशा कंपोनेंट इतने आसानी से आ जाएंगे, कभी कभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। जैसे अगर तुमको एक वेक्टर दिया मैंने, एक वेक्टर है ए, इसको मैंने लिया 5 और एंगल दे दिया -30°, बताओ कंपोनेंट फॉर्म में क्या होगा? सर 5√3/2 आई कैप माइनस 5/2 जे कैप। देखो तो इसको पहले रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारे पास में आई कैप, ये हमारे पास में जे कैप, ये हमारे पास में माइनस जे कैप, ये हमारे पास में माइनस आई, ये होते हैं डायरेक्शन। हमको एंगल दिया हुआ है माइनस में, माइनस के एंगल का मतलब क्या हुआ? हाँ भाई क्या होता है माइनस? Clockwise. So मतलब clockwise में मतलब होगा. कि मैं यहाँ की तरफ आऊंगा, नीचे की तरफ आऊंगा ना, ये एंगल मेरे को 30 दिया हुआ है, लिखूंगा मैं उसको 30, लेकिन जब उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा ना तो -30 लिखूंगा, मतलब कि वो जो एंगल है मेरा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है। तो ये मेरे पास में वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 5। अब बताओ इसका एक्स कंपोनेंट चाहिए, मुझे वाई कंपोनेंट चाहिए। मुझे अब देखने से पता लग रहा है कि इसका एक्स कंपोनेंट कैसा आएगा? सर पॉजिटिव ना, पॉजिटिव आएगा। ये। और जो इसका वाई कंपोनेंट कैसा आएगा? नेगेटिव। सर नेगेटिव आएगा। तो पहले मैं निकाल लेता हूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालता हूं, और आई कैप जे कैप बाद में लगा देंगे। तो ये 5 है, 5 का इधर जिस लाइन के साथ में एंगल बना होता है वहां पे क्या आता है? cos थीटा। Cos. 5 cos 30। जिस लाइन के साथ में एंगल नहीं बनता है वहां पर साइन। अब मैं इसको लिखूंगा वेक्टर फॉर्म में, तो 5 cos 30 आई कैप माइनस 5 sin 30 जे कैप। क्यों? क्योंकि ये जो एरो है ये कहां की तरफ आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो नीचे की तरफ जो हमारा यूनिट वेक्टर है दैट इज माइनस जे कैप, तो मैं यहाँ पे माइनस साइन लगा दूंगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ए वेक्टर कितना होता है? 5√3/2 आई कैप माइनस 5/2 जे कैप। 5/2 जे कैप। ये कंपोनेंट हो जाएंगे। Yes, sir. लिखो लिखो, अपने उस साइड वाला लिखो। एक और क्वेश्चन दीजिए ना ऐसा। लिखो, सपोज तुम्हारे पास में एक वेक्टर है a इक्वल टू 2π/3। बताओ इसको कैसे लिखोगे? पाई का मतलब पता है ना क्या होता है? सर आपने क्या दिया है वो? Yes, sir. एक अपने वेक्टर दिया हुआ है, इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखो। सर वो पाई है। हाँ सर 2π/3। हाँ सर वो 30° वहां पे ही क्यों आया? कहाँ पे? मतलब एक्स एक्सिस के नीचे।
क्योंकि भाई हमारे स्टैंडर्ड जो हम कोई भी लाइन का एंगल है किसके साथ में बताते हैं, वेक्टर का एंगल X axis के साथ। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में। अगर वो -6/-3 अगर वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो पॉजिटिव एंगल होता है, क्लॉकवाइज जा रहा है तो अपना नेगेटिव एंगल। Okay. सर आंसर है -3 i कैप प्लस 3√3 j कैप। तो पहले इसको बनाते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, 2π/3 का मतलब कितना, कितने डिग्री, 120। 120 तो 120 सर कैसे? पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। सर आपने पहले बताया था कभी? यार ये उसमें नहीं बताया क्या अपने कैलकुलस में? सर बताया है तो मैथ्स में भी हुआ है इतना तो। हाँ हो गया ना मैथ्स में भी इतना तो। सर नहीं हुआ है। ये वाले बैच का नहीं हुआ। ओके सब एंगल ए क्या बैच होता को है? नहीं बताया। ओके मुझे बताओ कि एंगल क्या होता है, व्हाट इज एंगल? एंगल, अरे ये होता है ना आर्क अपॉन रेडियस, सुना है सर ये? जो क्वेश्चन है ना, ए वेक्टर ए इज इक्वल टू a कॉमा -30 डिग्री, उसका जो आपने लिखा वेक्टर ए इज इक्वल टू 5√3/2 हाँ i - 5/2 j, वो हाँ। समझ में नहीं आया सर, वो कैसे लिखा आपने लास्ट वाला? कंपोनेंट के कैसे करते हैं बताओ, कि किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? पहले तो इस वेक्टर को बनाओ, इस वेक्टर को यहाँ पे बना दिया, इतना समझ में आया? हाँ सर। अब बताओ, अब उसको भूल जाओ ना, वेक्टर को भूल जाओ, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये लेंथ मेरे पास में 5 है और ये एंगल मुझे दिया हुआ है 30। मुझे बताओ यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना होगा। इसको सपोज मैंने x बोल दिया, इसको सपोज मैंने y बोल दिया। बताओ x की वैल्यू क्या आएगी? राइट एंगल ट्रायंगल है ना ये, हाँ भाई। इसमें लिखोगे ना कि x/5 इक्वल टू क्या बन जाएगा, cos 30 ना। 5 cos 30 तो x की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 5 cos cos 30। तो मैंने लिखा ना, तो x क्या है, ये वाली साइड, तो ये साइड क्या बन गई, 5 cos 30। कितना वैल्यू होता है cos 30 का, √3/2। कितना होगा, 5√3/2। और x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये तो अपना मैग्नीट्यूड बन गया ना। मैग्नीट्यूड के साथ में क्या लगाएंगे, यूनिट वेक्टर। क्या होता है यूनिट वेक्टर, आई कैप। तो हमने आई कैप लगा दिया, फिर हमने इसको निकाला, ये जो आया y, ये साइड ये क्या बन जाएगी, 5 sin 30। कितना होता है sin 30, हाफ, तो 5/2। तो 5/2 तो क्या बन गया, मैग्नीट्यूड। अब मुझे इसके साथ में लगाना है यूनिट वेक्टर। तो ये जो डायरेक्शन, ये लाइन कहाँ की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है ना। तो जो नीचे की तरफ जो अपनी डायरेक्शन होती है उसके अंदर यूनिट वेक्टर क्या होता है, -j कैप। तो हमने और -j कैप लगा दिया। समझ में आया? हाँ भाई, किसने पूछा था? समझ आ गया सर। हाँ, तो वैसे ही अब इस वाले क्वेश्चन में आओ तो एक बार के लिए ये याद रख लो, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। तो अब 2π/3 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। तो मतलब कि 120, तो 120 डिग्री यहां से, तो यहां से स्टार्ट करोगे, ये तुम्हारे पास 90 और ये तुम्हारे पास 120। ये लो, ये वेक्टर बन गया। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 6, और ये एंगल कितना है, 120। अब बताओ इसका कौन सा कंपोनेंट पॉजिटिव रहेगा, कौन सा नेगेटिव रहेगा? So x component नेगेटिव और y component पॉजिटिव। अगर ये वेक्टर मुझे बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, मैं पहले यहां आऊंगा और फिर मैं यहां से ऊपर जाऊंगा। तो इसका x कंपोनेंट तो कैसा हो गया, नेगेटिव, और y कंपोनेंट कैसा हो गया, पॉजिटिव। ये एंगल 120 है तो ये एंगल कितना हुआ, 60, क्योंकि अपने स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, 180 होता है ना। तो देखो ये जो 6 है, इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा, जिस लाइन के साथ में एंगल बन रहा होता है वहां पे क्या आता है, cos थीटा। तो ये बन जाएगा 6 cos 60, और ये क्या बन जाएगा, 6 sin 60। इसके साथ में क्या लगाओगे, आई कैप या माइनस आई कैप? माइनस आई कैप। माइनस है। माइनस, क्योंकि यहाँ की तरफ है ना एरो,
हम लिखेंगे कि ए वेक्टर इज cos 60 कितना होता है, हाफ। सर -3 आई कैप होगा ना। ठीक है, तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया और ये हमने लगा दिया डायरेक्शन माइनस आई कैप प्लस साइन 60 कितना होता है, √3/2, तो ये बन जाएगा 3√3। ठीक है, यहाँ पे लगा दोगे जे कैप, तो हम इसको लिखेंगे -3 आई कैप प्लस 3√3 जे कैप। ये हमारे पास में वेक्टर A1। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि जो वेक्टर मेरा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है और उसका कौन सा कंपोनेंट पॉजिटिव आएगा, कौन सा कंपोनेंट नेगेटिव आएगा। सर आपने Right? जो फॉर्मूला दिया है उससे करके भी मतलब कर सकते हैं ना, बाहर Yes, साइन yes. 120 एंड कॉस 120 लेके। अगर तुमको साइन 90 से ज्यादा की वैल्यू पता है फिर तो एकदम ही आसान है, फिर तो तुमको कहते हैं अपने डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा लिखो। अगर एक वेक्टर दिया हुआ है ए और वो तुमको दिया हुआ है ए थीटा, तो सिंपली ए वेक्टर इज ए cos थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप, प्लस माइनस अपने आप आ जाएंगे। यहाँ पे लिखो ना 120 तो अपने आप ही आएगा ना -1/2। तो वैसे आता है, हाँ अपने आप आ एकदम जाता सही है। है। हाँ, तो ये तो तब के लिए है, ये देखो मैं आज के लिए है, मैं एक दिन बाद में ऐसे नहीं बताऊंगा, एक दिन बाद में सीधा अपने वो करके बता दूंगा, वैल्यू पुट करके। ठीक है ना, तो हमको आने चाहिए ना, हमको ये वाला मेथड भी आना चाहिए और ये वाला मेथड भी आना चाहिए, दोनों आने चाहिए। कर लोगे? यस। हाँ भाई, किसी को डाउट कोई भी? तो पाई की वैल्यू 180 कैसे आई? पहले मुझे बताओ कि एंगल डेफिनेशन क्या होता है। क्या सर? हाँ हाँ भाई, सर आपने क्या पूछा? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल, एंगल क्या होता है? एंगल, इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। इंक्लिनेशन, राइट, इसको बोलते हैं आर्क लेंथ अपॉन कहते हैं रेडियस। सर ये आर्क फॉर्मूला लेंथ, आर्क बाय ये रेडियस। फॉर्म, हाँ ये फॉर्मूला होता है। तो सपोज तुम्हारे पास में एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तुमने फिक्स कर दिया और तुमने इस रेडियस को अपने घुमाया पूरा और यहां तक आ गए, सपोज यहां तक आ गए, तो ये जो चीज है इसको बोलते हैं अपने एंगल। तो बताओ यहां से यहां तक का कितना लेंथ होता है? ये तो वो अपना वो बन गया, क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल बन गया ना। हाँ सर। तो इसका आर्क लेंथ कितना होता है, पाई आर, ये होता है ना पाई आर, 2 पाई आर कंप्लीट होता है ना। ओके, और इसका रेडियस कितना है, आर। और हमारे पास में एंगल कितना बन गया, पाई, और इसी को हम क्या बोलते हैं, 180 डिग्री बोलते हैं ना। तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ये दोनों इक्विवेलेंट है। पाई के ऊपर क्या लिखा है आपने? ये सिंबल है, ये तो सिंबल, इसको स्मॉल सी लिखते हैं और जब इसको पढ़ते हैं तो बोलते हैं रेडियन, जैसे इसको बोलते हो ना डिग्री बोलते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं रेडियन, उसका स्टैंडर्ड है, यूनिट है। अच्छा। ठीक है, आपका एडिशन ऑफ वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म। सपोज तुमको वेक्टर जो है वो कंपोनेंट फॉर्म में दिए हुए हैं और फिर तुमको एडिशन करना है। तुमको एक वेक्टर दिया हुआ है ए 3i कैप प्लस 4j कैप, एक वेक्टर दिया हुआ है बी -i कैप प्लस 7j कैप, तुमसे पूछा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो बताओ कैसे करोगे? तो आई कैप्स को ऐड करेंगे अलग से, जे कैप को अलग से करेंगे और फिर वो अंडर रूट जो भी आई का होगा स्क्वायर तो प्लस अगर मैं इसको अपने ग्राफिकली देखूं तो ये जो वेक्टर है ना 3i कैप प्लस 4j कैप, ये तो यहाँ कहीं होगा, ये तो हो गया वेक्टर ए, और जो यहाँ वाला वेक्टर ये कहाँ पे होगा, कौन सा क्वाड्रेंट में होगा?
सर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड में ना, क्योंकि इसका x कंपोनेंट नेगेटिव है। ये वेक्टर यहाँ कहीं होगा, ये वेक्टर है b। अब इनका एडिशन करना है। अब इनका एडिशन करने के लिए मुझे इनके बीच का एंगल चाहिए। अब हमको एंगल भी नहीं पता, ठीक है ना। तो इसके लिए हमने क्या किया, वो क्या अच्छा वो निकाला, मेथड निकाला। हमने बोला कि जो एडिशन चीज है, जैसे कि तुमको करना है 7 प्लस ये करना है 6, तो कितना आता है? 13 आता है ना। 13। लेकिन अगर मैं ऐसे करूं, इस 7 को मैंने लिखा 5 प्लस 2 और इस 6 को मैंने लिखा 5 प्लस 1 और 5 और 5 को एक साथ कर दिया और प्लस 2 प्लस 1 को एक साथ कर दिया, तो उस टाइम भी आंसर उतना ही आया। तो ये जो 5 2 है, ये क्या है? इसके कंपोनेंट है ना ये, और ये किसके कंपोनेंट है? इसके कंपोनेंट है। तो एडिशन के अंदर ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अगर मुझे एडिशन करना है तो मैं चाहे किसी भी ऑर्डर में करूं, मेरा आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पे बेसिकली हमको करना था 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस माइनस i कैप प्लस 7j कैप। तो मैंने क्या किया, i कैप और i कैप के बीच में एंगल कितना होता है? i कैप और अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 होता है तो उनका एडिशन कैसे करते हैं? सिंपल एडिशन। नॉर्मल है। तो 3 और -1 कितना हो गया? 2i कैप और 4 और 7 कितना हो गया? 11j कैप। तो ये हमारे पास में आएगा रिजल्टेंट वेक्टर r। अब बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा रिजल्टेंट का? हाँ सर आपने -1 क्यों लिया? क्योंकि आपने बोला कि माइनस तो वो डायरेक्शन होता है ना। हाँ, तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया? इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया? 1 डिग्री है ना। ये कैसा बना? यहाँ की तरफ कितना है तुम्हारे पास में? 3i कैप और यहाँ की तरफ कितना है? ये i कैप है ना, माइनस i कैप। सर ये तो 180 डिग्री हुआ ना। हाँ, तो अपन 180 डिग्री के अंदर तभी तो अब सब्ट्रैक्ट कर दिया ना 3 - 1। तो अगर 0 हो या फिर 180 डायरेक्ट नॉर्मल मेथड से। यस भाई, अगर एंगल 0 होता है तो ऐड हो जाते हैं और एंगल तुम्हारा 180 होता है तो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तुम बताओ ना, इसका मतलब क्या हुआ? एक वेक्टर यहाँ की तरफ है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 3। एक वेक्टर यहाँ की तरफ है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1। भाई ये और ये, इन दोनों का मतलब क्या हुआ? ये हुआ ना, ये वाला। हाँ सर। तो बताओ इसका रिजल्टेंट कितना आएगा? यहाँ की तरफ आएगा ना 2। हाँ 2 आएगा बस, और मैंने आई कैप लगा दिया। ओके ठीक है। और क्या? और मतलब अब बताओ इसका वो कितना है? मैग्नीट्यूड कितना आएगा इस वेक्टर का? तो मेरा √5। अब बिल्कुल √5 कैसे आ जाएगा? ये 2 है, ये 11 है। अच्छा √125। 2 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, तो कितना बनेगा? √125। √125। सर 5√5 हो गया। 5√5। हाँ 5√5। तो देखो, पहले हमको दो लाइन के बीच में एंगल भी नहीं पता, मुझे इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में एंगल मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने मैग्नीट्यूड निकाल दिया। और मैं एंगल भी निकाल सकता हूँ कि कहाँ पे आएगा रिजल्टेंट। देखो ना, अगर मुझे ये चीज पता है तो मैं बता दूंगा ना कि कहाँ पे आएगा रिजल्टेंट। तो इसलिए हम कंपोनेंट करना हमने इसीलिए सीखा ताकि जो एडिशन वाली चीजें हैं वो हमारी सिंप्लीफाई हो जाए। सर वो एक बार एंगल निकाल के दिखाइए ना आप उन दोनों के बीच सर में। इसमें हमारा थीटा tan इनवर्स 11/2 हो जाएगा ना। यस हाँ वही। तो हम इसको ऐसे कर देंगे कि एक वेक्टर मेरे पास में ये था, एक वेक्टर मेरे पास में ये था, ये था वेक्टर ए, ये था वेक्टर बी। मुझे नहीं पता इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा? ये आएगा। ये है मेरे पास में वेक्टर आर, और ये वेक्टर कैसा बनेगा? यहां से यहां तक 2 और यहां से यहां तक 11, और इसका एंगल भी निकाल दूंगा रिजल्टेंट का। तो हम ये जो दो वेक्टर हैं इनके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, उसके बिना हमने जो इनका रिजल्टेंट आया उसका मैग्नीट्यूड भी बता दिया और उसका एंगल भी बता दिया हमने। तो एंगल कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट का एक बार? अरे ये तो आ जाएगा ना सीधा, tan अल्फा = 11/2 y/x होता है ना। हाँ तो लेकिन उसकी वैल्यू नहीं पता ना। नहीं पता ना, तो ऐसे छोड़ देंगे बस।
अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 11/2। ओके, अपने आप करो, हमको थोड़ी पता है। ये कैसा है tan इनवर्स 11/2 कैसा है? भाई इसकी वैल्यू पता लगी ना, tan अल्फा इक्वल टू 11/2, तो हाँ अल्फा क्या होगा, अल्फा क्या होगा? सर, लेकिन tan अल्फा इज नॉट इक्वल टू tan इनटू अल्फा ना, वो तो tan ऑफ अल्फा है ना। अरे ये पावर -1 नहीं है, ये इसको बोलते हैं इनवर्स। तुम कैलकुलस के लेक्चर में अटेंड किए थे? क्या सर? कैलकुलस तुम्हारा हो गया था? सर कैलकुलस पूरा नहीं हुआ है अभी, लेक्चर 3 हुआ है, मतलब हाँ। तीन क्लासेस हुआ है अभी, लेक्चर नहीं, 3 क्लासेस हुआ है। ओके, तो वो तुमको बताया कि इनवर्स ऑफ ए फंक्शन क्या होता है? नहीं सर, अभी सर ने नहीं ओके, बताया। ठीक है। अगर तुम्हें कोई बोले कि cos थीटा इक्वल टू हाफ, ठीक है, तो बताओ थीटा की वैल्यू कितनी होएगी? 60 डिग्री। 60 डिग्री ना, तो उसको हम बोलते हैं कि थीटा इज cos इनवर्स। इसको इनवर्स बोलते हैं। दिस इज नॉट पावर -1, ओके, दिस इज इनवर्स, मतलब कि ये जो है फंक्शन cos के कौन से एंगल के लिए वैल्यू हाफ होती है, तो वो मेरे पास थीटा है। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखूंगा कि दैट इज 60 डिग्री। तो यहां जब मैं अल्फा लिख रहा हूं ना, यहां पे अगर मैं अल्फा लिख रहा हूं कि tan इनवर्स 11/2, मतलब कि मुझे एक ऐसा एंगल लाके दो जिसके लिए tan अल्फा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 11/2। जैसे यहाँ पे तुमने क्या बोला था, मुझे एक ऐसा थीटा लाके दो जिसके लिए cos थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, हाफ। तो इसको बोलते हैं रिवर्स। ठीक है, जैसे कि एक फंक्शन का तुमने स्क्वायर कर दिया, एक फंक्शन का तुमने अपना रूट ले लिया, जैसे 4 का रूट कितना होता है, 2। तो ये जो 2 है, इसका कौन सा ऑपरेशन करूं कि वापस मेरे पास 4 आ जाए? इंटू 2 स्क्वायर। स्क्वायर। यस, तो स्क्वायर और रूट ये कैसे फंक्शन हो गए, इनवर्स फंक्शन हो गए ना। ठीक है, हाँ तो इनवर्स तुम्हारे, अब जैसे कि तुमको हाफ दिया, तुमको 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, इसका मैंने ले लिया cos, तो क्या बन जाएगा, 1/2। 1/2। और अगर इस पूरे का मैंने ले लिया cos इनवर्स, तो क्या बन जाएगा, वापस आ गया ना 60 डिग्री। मैं हाँ बोलूंगा कि हाँ, तो मतलब क्या है ना, इनवर्स फंक्शन एक ऐसे फंक्शन को बोलते हैं जो कि पहले वाले फंक्शन का एकदम उल्टा होता है। हाँ सर। ठीक है, हाँ, तो ये जो सिंबल है दिस इज, ये पावर -1 नहीं है, वो एक अलग ही फंक्शन है। ठीक है सर, और वो डिग्रीज में रहेगा कि ऐसे ही रहेगा, बस tan इनवर्स 11/2 डिग्रीज में रहेगा? नहीं, वो तो अपने आप लिखोगे ना, और मर्जी है तुम्हारी, वो तो डिग्री में लिखो, रेडियन में लिखो, जैसा तुमको अच्छा लगे। ओके सर। यूनिट तो हमारी मर्जी है, हम चाहे अब डिग्री में लिखो, रेडियन में लिखो, जैसा तुमको सुटेबल लगे। ठीक है, तो हम जब वेक्टर का एडिशन करते हैं तो कंपोनेंट फॉर्म में हम एडिशन कर सकते हैं। फाइन, तो जैसे एक वेक्टर है ए, इसको मैंने लिखा AXi कैप प्लस AY J कैप। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्स कंपोनेंट है, ये उसका वाई कंपोनेंट। फिर मेरे पास में एक और वेक्टर है बी, ये हुआ मेरे पास में BXi कैप BY J कैप। ये मतलब उसका एक्स कंपोनेंट है, ये उसका वाई कंपोनेंट है। अब अगर इन दोनों को मैंने एडिशन कर दिया आर वेक्टर, तो ये क्या बन जाएगा, AX प्लस BX आई कैप प्लस AY प्लस BY, ये हो गया J कैप। फाइन, हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। अब तो बीच में कहते रहा करो यार। तो ये क्या बन गया, इसको बोला RX आई कैप RY J कैप, मतलब
रिजल्टेंट का x कंपोनेंट ये हो गया, रिजल्टेंट का y कंपोनेंट ये हो गया। अब बताओ कि इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा रिजल्टेंट का? अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। फाइन, ओके। नाउ यस सर। 2 बिकम 0। अगर मुझे 0 बनाना है, मतलब इफ मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इज 0, तो मेरे पास में क्या कंडीशन आएगी बताओ? सर ये नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट हेडिंग है। अरे सब एक ही है, कोई अलग टॉपिक नहीं है। नहीं मतलब अलग से हेडिंग दे कि सेम। सर ax प्लस bx 0 होना चाहिए यस सर, दोनों जो और देखो, r कंपोनेंट x और y दोनों 0 होना चाहिए। ये जो है वो क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर किसको बोलते हैं? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 0, है ना? तो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर हो रहा है। ये जो चीज आएगी कैसे आएगी? पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर हो गया ना। यहाँ की चीज भी कैसे आएगी? पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है। दो पॉजिटिव नंबर का जो एडिशन है वो 0 करना, मतलब इसको भी 0 होना पड़ेगा और इसको भी 0 होना पड़ेगा, है ना? यस सर। तो हम लेंगे आर एक्स जो है उसको भी 0 होना पड़ेगा एंड आर वाई भी होना पड़ेगा 0। मतलब अगर किसी पॉइंट पे रिजल्टेंट फोर्स 0 है तो फोर्सेस के, सारे फोर्सेस के x कंपोनेंट का समेशन भी 0 होना चाहिए और सारे फोर्सेस के y कंपोनेंट का समेशन भी कैसा होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि x और y दोनों इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है? तो जो x वाले फोर्स हैं वो y वाले में इंटरफेयर करेंगे नहीं। अगर y वाले को अगर 0 करना है तो y वाले आपस में एडजस्ट करेंगे और हमें 0 बनाएंगे, ठीक है? तो ये एक स्पेशल वो डाल लो नोट करके कि अगर किसी वेक्टर को 0 होना है तो यही है। जैसे एग्जांपल, तुमको एक वेक्टर दे दिया a, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, और b वेक्टर दे दिया माइनस xi कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, और c वेक्टर इक्वल टू 4i कैप प्लस yj कैप प्लस z k कैप, ठीक है? फाइंड x y z, so for that r equal to a vector plus b vector plus c vector is the 0 vector। सर x 6 हो गया, सर x 6 minus 2 4 और z माइनस 5। हाँ, तो भाई हमको दिया हुआ है कि अगर कोई वेक्टर अगर 0 है तो मतलब उसके सारे के सारे जो कंपोनेंट हैं वो 0 होने चाहिए ना। तो पहले तो मैंने फाइंड आउट किया r वेक्टर क्या आएगा? 2 4 x, तो मतलब कि 6 माइनस एक्स आई कैप प्लस माइनस 3 1 y, कितना बनेगा? y माइनस 2 j कैप। ये कितना बनेगा? 2 3 5 5 प्लस z, 5 प्लस z k कैप। तो अगर मुझे इसको 0 करना है तो इसको भी 0 होना पड़ेगा, इसको भी 0 होना पड़ेगा और इसको भी 0 होना पड़ेगा। तो x की वैल्यू 6, y का वैल्यू 2 z का वैल्यू -5। सर लेकिन आर मैग्नीट्यूड 0 है ना सर, तो आपने वो जो लाइक भाई आर वेक्टर मैग्नीट्यूड में क्या आता है? हाँ राइट, मैग्नीट्यूड में क्या होता है? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। यस तो इन सर, तीनों को ही क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा ना। अगर Yes. तीन पॉजिटिव, अगर दो नंबर्स हैं उनका स्क्वायर अगर 0 है, भाई स्क्वायर करने पे जो क्वांटिटी कैसे बन जाती है? पॉजिटिव बन जाती है ना। तो दो पॉजिटिव नंबर का समेशन अगर 0 है तो मतलब क्या हुआ? दोनों नंबर्स को इंडिविजुअली 0 होना ही पड़ेगा, राइट ना? तो इसलिए
उसका x कंपोनेंट भी 0 होना पड़ेगा, y कंपोनेंट भी 0 होना पड़ेगा, z कंपोनेंट भी 0, क्योंकि देखो ना ये चीज स्क्वायर उसके अंदर स्क्वायर हो जाता है। ओके सर। सर अगर सब्ट्रैक्शन बोले उसका मतलब आर और आर वाई दोनों सेम है ना? क्या बोल रहे हो? सब्ट्रैक्शन मतलब सब्ट्रैक्शन के लिए पूछा है सर, सेम तो चीज तो यहाँ आर एक्स आर वाई सेम हो गए? नहीं 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 नहीं, एक सेकंड, सेम क्यों होंगे? क्योंकि सर अगर सेम माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट करने में 0 हो जाएगा ना सर। अच्छा रुको एक सेकंड, ये हो गया, लिख लिया ये एग्जाम ये पूरा? यस सर। यस सर। देखो तभी तो बोला कि x और y कंपोनेंट जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे बताओ ये वेक्टर है r वेक्टर मैंने एक दिया i कैप माइनस j कैप, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 0 है क्या? नहीं सर। हाँ अब बताओ, थोड़ी देर पहले किसी ने बोला था कि सर अगर दोनों सेम हो गए तो 0 हो जाएगा। क्या ये कितना है? 1, ये कितना है? -1। तो क्या r वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है? नहीं, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? √2। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना आ गया? √2। ठीक है, और ये जो तुम्हारा वेक्टर है ये कहाँ बनेगा बताओ? कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा ये? इसका i कंपोनेंट क्या है? सर फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ वाले में। फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो ना, तो इसका एंगल कितना बन जाएगा? तो इसको लिखोगे तुम कि √2 -45 डिग्री। तो ये वेक्टर तुम्हारा 0 नहीं है। 0 होने के लिए i कंपोनेंट भी 0 होना पड़ेगा और j कंपोनेंट भी 0 होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर होके आ रहे हैं ना अंदर दोनों मैग्नीट्यूड में, इसलिए। ओके सर। साइन का कोई फर्क नहीं पड़ता ना? हाँ भाई, साइन तो किसको रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट डायरेक्शन। करता है ना। हाँ तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? ओके सर। फिर आते हैं यूनिट वेक्टर। ये हमने किया था ना, लास्ट क्लास में भी किया था। क्या होता है यूनिट वेक्टर का मतलब? यस सर। क्या होता है? द मैग्नीट्यूड 1 है। हाँ सर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 रहता है, सिर्फ डायरेक्शन वो बताता है। हाँ यस, तो हम कह सकते हैं ना कि यूनिट वेक्टर इज नथिंग बट डायरेक्शन। यस सर। यस सर। तो अगर मैं किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता हूं तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, एक कैप से ना, सिंबल बताया था। तो अगर कोई भी एक वेक्टर है, एक वेक्टर ए, तो उसमें क्या होता है? एक तो ઝૂમ જ ચાલે બાપા પછી થાય છે આવતી રહે હું કેમ નથી તો આવતી આ કેમ કેમ નથી તો આવતી રહે અરે પે બચે કોઈ બોલ્યું એટલે ચેન્જ થયું તું એક આ મહિનો થઈ ગયો ક્યારે આવું ત્યારે અરે સર બચે સર બોલે ને એટલે ચેન્જ થાય ડેડી આયા હા હું શું કરું એમાં बेटा मम्मी से बात करनी है तो बंद कर दो माइक को। क्या गया इन्हें ક્યાં જાય તો રોજ ખબર છે પ્રેશર વગર ना आ गया। हाँ भाई कौन है ये? अरे कोई बोले ना बच्चे जो 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 बेमित जो सर वो जो सर आपसे सर आप उसको म्यूट कर सकते हो। सर प्लीज म्यूट कर दो सर। मेरे को क्या पता। सॉरी सर सॉरी सर सॉरी सर सॉरी सर पापा मम्मी आते हैं तो अपने आप को बंद कर दो ना माइक को। सॉरी सॉरी। हाँ देखो ये हमारे पास एक वेक्टर है, तो वेक्टर के पास एक तो मैग्नीट्यूड होता है और क्या होता है? डायरेक्शन। डायरेक्शन। तो ये लो, ये हो गया मेरे पास में एक कैप। तो अगर मुझे एक कैप निकालना है तो क्या बन जाएगा? वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। फाइन। तो ये क्या बना मेरे पास में? ये मेरे पास में बना डायरेक्शन। सर हाँ सर अगर मतलब जो आपने ए कैप लिया है वो यूनिट वेक्टर है ना? हाँ यूनिट वेक्टर है। तो, लेकिन इधर वेक्टर ए लिया है तो उसका यूनिट वेक्टर ए कैप होगा। अगर वेक्टर बी लिया तो उसका
बी कैप होता। बी कैप होता मतलब जो वेक्टर है उसी का सिंबल उसी का नहीं ना, ये लो सपोज इसको एन कैप बोल दूं और मेरी मर्जी यार एन कैप, मैं बोल दूंगा कि एन कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए, मेरी मर्जी, क्या फर्क पड़ता है भाई। किसने बोला कि वेक्टर ए लिखो तो यहाँ पे बस यही लिखो, ए ही लिखो, यहाँ पे और कुछ लिख दो ना, क्या फर्क पड़ता है, वो तो हमारी मर्जी है ना यार। जैसे एक क्वेश्चन, सपोज एक वेक्टर है ए, ये तुमको दिया हुआ है, बताओ व्हाट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए? आई कैप। आई कैप। तो जरूरी थोड़ी ना कि हमेशा ए कैप ही हो। हाँ सर। ठीक है ना, तो मैं आई कैप कैसे निकालूंगा, मैं लिखूंगा कि जो है ना यूनिट वेक्टर है वो कैसे आएगा। तो ये मैंने वेक्टर लिखा और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 5, तो क्या बन गया, ये आ गया ना, आई कैप आ गया। तो आई कैप इज द डायरेक्शन। ठीक है, कब, जब तुम्हारे पास में एक ही कंपोनेंट है। अब सपोज मेरे पास मोर देन कंपोनेंट, जैसे एक वेक्टर है ए 3i कैप माइनस 4j कैप, फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग ए। तो कैसे उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा ए कैप से, तो क्या होगा, वो ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो बताओ इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, इस वाले का? सर 5। सर ये हम 5। बहुत बार कर चुके हैं 3, तो मैं क्या लिखूंगा 3i कैप प्लस माइनस 4j कैप अपॉन 5, ये लो। तो क्या बन जाएगा 3/5 i कैप माइनस 4/5 j कैप, ये बन गया मेरा डायरेक्शन। तो जरूरी नहीं है कि जो डायरेक्शन है उसको एक से रिप्रेजेंट किया जाए, हम 2 से भी कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, के कैप आए तो 3 से भी कर देंगे। ठीक है, तो जैसे एक अपना एग्जांपल देता हूं, ये हो गया, इसको लिखो पहले। हो गया सर। यस सर। तो जैसे कि अगर मैं तुमको बोलूं कि फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 20 and which is parallel to 12 i cap plus 5 j cap। बताओ बताओ आंसर क्या आएगा? हमको एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 20, और वो इस वेक्टर के पैरेलल होना चाहिए। सर 12i कैप प्लस 5j कैप को हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, ठीक है, तो आंसर कितना आएगा तुम्हारा 20 इंटू 12 कितना हो गया? 240i कैप प्लस 100j कैप। ओके, अब ये तुम्हारा वेक्टर आ गया, बताओ इसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई क्यों किया? बताओ ना इसका मैग्नीट्यूड कितना आया एक बार। भाई तुम्हारे पास में अगर एक वेक्टर आई कैप जे कैप की फॉर्म में लिखा है तो उसका मैग्नीट्यूड तो आता है ना निकालना। हाँ सर 13 होगा मैग्नीट्यूड। सर 13। तो लेकिन हमको तो एक ऐसा निकालना है ना जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 20 है। हाँ सर। तो थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगाओ।
So 20 into 12 by 13 I cap plus 20 into 5 by 13 j cap. यस राइट। कैसे आया? देखो तुमसे क्या पूछा है, तुमको एक वेक्टर दिया हुआ है ना ये वाला, तो सपोज इस वेक्टर को मैंने ये बना दिया, ये वेक्टर मेरे पास में कितना है 12 i कैप प्लस 5 j कैप, राइट। हमको एक ऐसा वेक्टर बनाना है जो कि इस वेक्टर के पैरेलल है, तो मतलब कि पैरेलल है तो ऐसा होना चाहिए, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है 20। अब मुझे बताओ कि दो वेक्टर अगर पैरेलल होते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है, मतलब कि दोनों का जो है डायरेक्शन है वो सेम है। डायरेक्शन सेम है सर। यस हाँ यस मानते हो ना। तो ये जो वेक्टर है पहले इसका डायरेक्शन निकाल लेता हूं ना, इस वेक्टर का जो आएगा डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब क्या होता है यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, किसी भी वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो जो अपना डायरेक्शन कितना आएगा 12 i कैप प्लस 5 j कैप। बताओ इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 13 है ना, 144 प्लस 25 कितना आएगा 169, इसका रूट लेओगे तो कितना बन जाएगा 30, तो 30। तो ये क्या बन गया यूनिट वेक्टर। सर एक और बार बताओ ना। क्या भाई बताओ, ये एक वेक्टर है, इसके पैरेलल में एक और वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 20 होना चाहिए, ठीक है। तो सपोज इस वाले वेक्टर को मैंने बोल दिया a, तो हमको एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका जो मैग्नीट्यूड तो कितना हो गया 20, और यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए ना, यूनिट वेक्टर चाहिए ना बस। हाँ भाई यस सर। मैग्नीट्यूड Yes, इनटू sir. डायरेक्शन, ओके। ये वेक्टर का डायरेक्शन और इस वेक्टर का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों Yes, वेक्टर कैसे sir. क्योंकि दोनों ही वेक्टर पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब यही होता है कि दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है। तो इस वेक्टर का डायरेक्शन मैं निकाल सकता हूं क्योंकि मुझे वेक्टर दिया हुआ है। तो मैंने वेक्टर का कैसे निकालते हैं, कोई भी वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड होता है ना यूनिट वेक्टर। तो मैंने क्या किया 12 i कैप प्लस 5 j कैप, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर का रूट, तो कितना बन गया 13, तो 13 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास जो वेक्टर बनेगा वो बन जाएगा 20, और यहाँ पे लगा दूंगा यूनिट वेक्टर, वो कितना है 12 i कैप प्लस 5 j कैप बाई 30, बस। तो ये बन जाएगा 20 बाई 13 12 i कैप प्लस 5 j कैप। ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 20, और वो इस वेक्टर के पैरेलल है। और जो नीचे 13 है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो तो यूनिट वेक्टर है ना। हाँ तो क्या हुआ, नंबर ही तो है भाई। तो तुमने ये यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया था क्या कि 2 i कैप प्लस जो j कैप होएगा, इसको लिख सकते हो ना 2 i कैप प्लस 2 j कैप। तो लेकिन वो तो 20, 12 i कैप प्लस 5 j कैप बाई 13 है ना। कोमा नहीं होता भाई, मल्टीप्लाई होता है कि ये एक ओके। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है सर, वो यूनिट वेक्टर है जो कि डायरेक्शन है। वो एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 1। तो अगर मैं उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना, तो ये लो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ओके सर, ठीक है। सर व्हाट इफ अगर क्वेश्चन होता कि वो परपेंडिकुलर है तो क्या करते। हाँ परपेंडिकुलर हम करेंगे, यानी 2 लेक्चर बाद में करेंगे, ठीक है। जब हमको मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा ना वेक्टर्स का, उसके बाद में हम निकालेंगे परपेंडिकुलर। ओके सर। जैसे सपोज ए बस इज मूविंग। सो सर तो इस क्वेश्चन में ऐसे देखना है कि क्वेश्चन अगर पैरेलल है तो उनका डायरेक्शन सेम है और उसे अज्यूम से करना है। हाँ तो भाई और क्या, जैसे अब ये दिया हुआ है ए बस इज मूविंग विद 20 किलोमीटर पर आवर, तो ये तुमको स्पीड दिया हुआ है ना, ठीक है। बोला अलोंग
a rod parallel to line joining 1,2 to 4,5. ठीक है, फाइंड वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म। बताओ। भाई तुमको स्पीड दिया हुआ है ना, उसका स्पीड कितना है 30√3। चलो 30√2 कर लो, 30√2, ठीक है। और वो एक ऐसी रोड के पैरेलल चल रही है जो कि इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। तो बताओ कि क्या हो जाएगा। सर 30 आई कैप प्लस 30 जे कैप हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या जो वो हमारा वेक्टर आएगा वो क्या वो इस लाइन के पैरेलल है? सॉरी तो देखो कैसे, हमारी जो पॉइंट है कौन सा है 1,2। तो ये जो पॉइंट है ये तो हो गया 1,2। फिर है 4,5। 4,5 कहाँ आएगा? यहाँ कहीं आएगा ना। 4, इस लाइन के होना चाहिए पैरेलल ना, ये इस लाइन के पैरेलल। मतलब कि जो बस है वो ये यहाँ कहीं चल रही है इस लाइन के पैरेलल। मतलब इसका जो आएगा डायरेक्शन और इस डायरेक्शन है वो सेम है, पैरेलल ना दोनों। ठीक है, तो बताओ कि इस लाइन का वो क्या बनेगा, डायरेक्शन क्या बनेगा बताओ। So 1/√2 I cap plus 1/√2 J cap। तो देखो ये हमने क्या किया, ऐसे किया, इसको ऐसे मिला दिया, राइट? यस सर। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 1, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 4। तो ये यहाँ से यहाँ तक का आपने कितना साइड हो गया 3। तो ये क्या बन गया आई कैप। वहां भी 3 J कैप। ये 2, ये 5। तो कितना बन गया? हाँ सर आंसर 10 into 3 I cap plus 3 J cap है। देख हाँ सर सेम ही आया फिर। हाँ तो देखो ये लाइन बन गया 3 आई कैप। ये तो ये जो लाइन है ये क्या बन गई, ये 3 आई कैप प्लस जे कैप। वेक्टर है ये। अभी मुझे निकालना डायरेक्शन। सर 3√2 आएगा ना। अरे वो तो मैग्नीट्यूड हो गया ना, मुझे तो वेक्टर फॉर्म में चाहिए ना। डायरेक्शन जो है वो अपने स्केलर फॉर्म में थोड़ी ना हो सकती है। हाँ सर। तो मेरा जो डायरेक्शन है वो कितना है 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप। और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया बताओ। ये तो 3√2। हाँ इसका मैग्नीट्यूड हो गया 3√2। तो मैं बोलूंगा कि आई बाई प्लस जे बाई √2। ये है मेरे पास में डायरेक्शन। समझ में आया डायरेक्शन सबको? पहले हमने क्या किया, इन दोनों पॉइंट को बनाया, लाइन बनाई। तो पहले हमने इस वेक्टर को निकाला कि ये जो वेक्टर है ये वेक्टर कैसा है। तो ये वेक्टर मेरे पास में आया 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना है 3√2। तो पहले मैंने निकाला यूनिट वेक्टर। वो कैसे निकालते हैं, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर तो हो गया 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप, मैग्नीट्यूड हो गया 3√2, कैंसिल हो गया 3। तो ये आ गया डायरेक्शन। अब मुझे बताओ, अब मैं आराम से निकाल सकता हूँ वेलोसिटी।
मुझे पता है जो अपना वेलोसिटी वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड कितना है 30√2, ठीक है। और इसके साथ में क्या मल्टीप्लाई करना है मुझे, डायरेक्शन, वो क्या है ये, तो ये क्या बन जाएगा आई कैप प्लस जे कैप बाई √2। तो मेरा वेलोसिटी कितना बन जाएगा 30 आई कैप प्लस 30 जे कैप। वापस रिपीट कर सकते हो क्या? हाँ आपने पहले ये बनाया, फिर आपने डायरेक्शन निकाला ना, उसका वेक्टर निकाला। हाँ डायरेक्शन, हाँ भाई डायरेक्शन क्या होता है, एक वेक्टर होता है ना, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 1। तो पहले मैंने क्या किया, ये जो दो अपने पॉइंट दिए हुए थे ना, इन दोनों पॉइंट को बना लिया, एक पॉइंट यहाँ बना लिया, एक पॉइंट यहाँ पे बना लिया, और मुझे इस लाइन के वो चाहिए ना, पैरेलल चाहिए ये। तो बताओ कि ये जो पहले जो तुम्हारा वेक्टर बनेगा, पहले इसको निकालते हैं ना अपने इस वाले वेक्टर को। हाँ तो सर, इस 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप होगा, हो गया। लेकिन ये तो आपने ना वो बना वेक्टर बना ना, क्या है डायरेक्शन। वो कैसे आएगी, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। हाँ। तो ये था मेरे पास में वेक्टर अपना 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 3√2। 3√2, तो ये आ गया ना यूनिट वेक्टर, ये क्या है डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर। तो ये क्या बन गया, अपना डायरेक्शन बन गया। और मुझे पता है कि बस का डायरेक्शन और इस लाइन का जो है डायरेक्शन वो सेम है, क्योंकि दिया हुआ है ना, पैरेलल है। हाँ सर। और जो बस है उसका स्पीड कितना है 30√2 km/h। तो बस 30√2 आपने तो मैग्नीट्यूड हो गया, और ये क्या बन गया, डायरेक्शन बन गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। सर वो हम वो जो 3 ब्रैकेट में आई कैप प्लस जे कैप लिखा उधर 3√2 लेके भी कर सकते हैं ना? कहाँ पे, यहाँ पे? हाँ लेकिन उसका 45 हो जाएगा चाहिए ना। हाँ उससे भी कर सकते हो, यस यस। हाँ सर वो कैसे करेंगे? अरे यार ये 3 है, ये 3 है, ये एंगल कितना बन गया 45 बन गया ना। तो इसका एंगल 45 बन रहा है, तो इसका एंगल भी 45 बन रहा है भाई। इन टर्म्स ऑफ एंगल लिखेंगे ना हम लोग। हाँ इन टर्म्स, तो इसको क्या लिखोगे 30√2 cos 45 आई कैप प्लस 30√2 sin 45 जे कैप। वो तो एक ही बात है ना, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो सिर्फ नहीं लिखेंगे। हाँ 30√2, 45 डिग्री होगा ना। अरे भाई मुझे तो आई कैप एंड जे कैप की फॉर्म में चाहिए ना पूरा आंसर। अच्छा तो हम लोग कन्वर्ट कर देंगे उसे। हाँ मैंने क्या लिखा, इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म का मतलब होता है आई कैप जे कैप के फॉर्म में, ठीक है। स्पीड तो दिया ही हुआ था मुझे पहले से। तो वो जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करते हो तुमको अपने आप पता लग जाता है कि सामने वाला किस फॉर्म में तुमसे आंसर एक्सपेक्ट कर रहा है, तो उसमें इशू नहीं है कोई। सर तो कहीं भी अगर वेक्टर फॉर्म लिखा है तो उसका मतलब आई कैप जे कैप। हाँ यस, अगर वेक्टर फॉर्म में पूछा है तो आई कैप जे कैप आना ही पड़ेगा। अगर उसने सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है तो हम उसका 1 निकाल देंगे और मैग्नीट्यूड निकाल के पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखो अभी लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 3, लेक्चर 4 के जितने क्वेश्चन तुमसे हो पाए उतने क्वेश्चन कर लो, कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि इसमें 1-2 चीजें और छोटी छोटी हैं जो कि अपन की क्लास में करेंगे, ठीक है। उसके बाद में तुम लेक्चर 3, लेक्चर 4 अपने आराम से कर सकते हो पूरा, कोई इशू नहीं, फाइन।